नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आयकर विभाग ने की 1000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की पहचान। 3 साल में 13,300 करोड़ रुपए किए सफेद। वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा आज। बहस के लिए 8 घंटे का समय तय। सरकार का आम सहमति से विधेयक पारित कराने पर जोर। हाईवे पर शराबबंदी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकारों ने की फैसले में संशोधन की मांग। 1 अप्रैल तक बंद होनी है सभी शराब की दुकानें। कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर के दौरान झड़प में सुरक्षा बलों के 63 जवान घायल। इलाके में सुरक्षा कड़ी। घाटी में आज बंद रहेंगी रेल सेवाएं। और परमाणु हथियारों की रोक पर चर्चा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ भारत। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 40 देशों ने भी बनाई दूरी। 31 मार्च तक चलना है सम्मेलन। आयकर विभाग ने 1000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की पहचान की है। इन कंपनियों के जरिए 3 साल में 13,300 करोड़ रुपए अवैध से वैध बनाने का काम हुआ है। मंगलवार को संसद में इस बात की जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में लिखित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान आयकर विभाग ने पाया कि ये कंपनियां कागज पर तो मौजूद हैं, लेकिन असल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जवाब में कहा गया है कि इन कंपनियों के जरिए कई गैर वास्तविक लेन देन हुए हैं। इनका इस्तेमाल नकली खरीद, बिक्री, खर्चे, शेयरों में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए किया जाता था। पिछले 3 वित्त वर्षों की पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि 1155 कंपनियों के जरिए 22,000 लोगों ने फायदा उठाया है। जवाब में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई प्रत्यक्ष कर कानून के तहत की जाने वाली निरंतर प्रक्रिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने फर्जी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए फरवरी में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। देश के आर्थिक सुधार की दिशा में सबसे बड़े कदम वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। जिन विधेयक पर चर्चा होनी है उनमें केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017, माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर विधेयक 2017 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक 2017 शामिल हैं। चर्चा के लिए करीब 8 घंटे का समय तय किया गया है ताकि सभी दलों के सांसदों को पक्ष रखने का भरपूर मौका मिल सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। संसद से मंजूरी के बाद राज्य विधानसभाओं से स्टेट जीएसटी बिल पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेट जीएसटी को भी केंद्रीय जीएसटी विधेयक के मॉडल पर तैयार किया गया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी में वस्तु और सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से जुड़े प्रावधान हैं। जीएसटी में 40% की अधिकतम टैक्स रेट रखे गए हैं। वहीं कर चोरी पर गिरफ्तारी जैसे प्रावधान भी हैं। सरकार का इरादा जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे। वैधानिक आयोगों में खाली पदों को भरने में देरी का मामला कल फिर राज्यसभा में उठा। एकजुट विपक्ष ने सरकार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से जुड़े आयोगों को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि आयोग पहले की तरह काम कर रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। विपक्ष ने तुरंत चर्चा की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वैधानिक आयोगों में रिक्त पदों का मामला उठाया। विपक्ष के कई सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि पद नहीं भरे जाने से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। का जो हमारा अनुभव है, चाहे स्टेट लेवल पे हो या राष्ट्रीय स्तर पर लेवल हो, कोई रुचि नहीं है माइनॉरिटीज, एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि अगर रुचि होती तो ये कमीशन बनाए होते। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा आयोग का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि सरकार कुछ जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहती है तो कुछ को आरक्षण का लाभ देना चाहती है। जो मंडल कमीशन ने सर्वे किए करके निश्चित किया था कि ये जातियां बैकवर्ड हैं,
उनको बिल्कुल नलीफाई कर दिया जाएगा। नए सिरे से तय होगा कि कौन जातियां बैकवर्ड हैं, कौन नहीं है। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ों और आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कि ये दिया हुआ हक है 80% लोगों को, ये हक जो है वो पूरा नहीं है, इस पे भी सरकार बताने का काम करे। इतने बड़ा बैकलॉग क्यों है, इतनी ज्यादा बैकलॉग क्यों है? बीएसपी सांसद मायावती ने वैधानिक आयोगों को फिर से गठित करने की मांग की। क्या कारण है कि इनको लंबे अरसे से इन पदों को खाली रखा? दूसरा, इन पदों को ये कब तक भरने वाले, ये बताए सरकार। यदि केंद्र की सरकार इन पदों को भरने वाली नहीं है, आयोग को खत्म करने वाली है, तो सरकार स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। भोजन अवकाश के बाद भी अवरोध जारी रहा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण नियुक्तियां नहीं हो पाई। SC, ST, OBC, सफाई कर्मचारी आयोग ये है, रहेंगे। सवाल जहाँ तक सदस्यों के चयन करने की प्रक्रिया का, वो 5 राज्यों में चुनाव होने के कारण, आचार संहिता के कारण रुकी थी। The entire country is welcoming wholeheartedly the Prime Minister's decision of having constitutional status for the mandal for the backward class commission. अवरोध जारी रहने के कारण कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। इनके पास लाइसेंस हैं, वो खत्म होने या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो उस तक ही चल सकेंगी। 1 अप्रैल 2017 तक सभी दुकानें बंद होंगी। साथ ही हाईवे के किनारे लगे शराब के सभी विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएं। राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना समेत कई और राज्यों ने अदालत में याचिका दायर करके बीते 15 दिसंबर के आदेश में फेरबदल की गुहार की है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा स्थितियों में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोकसभा के नेता विपक्ष की परिभाषा में संशोधन होना बाकी है। लोकपाल कानून के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकपाल चुनने वाली समिति का सदस्य होगा। मौजूदा लोकसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में हर तरह के खनन पर 4 महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। खनन के लिए कोई नया लाइसेंस जारी करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। मंगलवार को कोर्ट ने राज्य सरकार को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का आदेश भी दिया। ये कमेटी पर्यावरण पर खनन के प्रभाव के साथ साथ अगले 50 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। हाईकोर्ट ने समिति को 4 महीने में अंतरिम रिपोर्ट पेश करने और 9 महीने में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। अवैध खनन के एक मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समिति को रिपोर्ट में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। खनन की वजह से हिमालयी क्षेत्र के पहाड़, नदियां, ग्लेशियर, तालाब और जंगल प्रदूषित हो रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर गठित की जाने वाली समिति खनन के फायदों और नुकसान, राज्य में खनन जारी रखने या ना रखने, 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और नदियों, जलधाराओं में खनन की मंजूरी देने के मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। कश्मीर के बडगाम में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों पर पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई। पथराव में सुरक्षा बलों के 63 जवान घायल हुए हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थर बरसाए। जवाबी कार्रवाई में कई लोग घायल हुए और 3 पत्थरबाजों की मौत हो गई, जबकि सेना और पुलिस के 63 जवान भी जख्मी हुए। It's not good, neither good for the enforcement of law and order, nor for the society. I believe that the people, the citizen of Kashmir should let the law take its own course.
and they should not obstruct our operations, because operations are against the people who took to violence, who are militant against the state. घाटी में बीते कुछ सालों में मुठभेड़ वाली जगहों के पास लोगों के इकट्ठा होने और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की खबरें सामने आई हैं। जानकारों का मानना है कि आतंक फैलाने वालों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अलगाववादी जो उनके एजेंट हैं, जो ऑपरेट करते हैं कश्मीर में, उन्होंने अपना टैक्टिक बदल दिया है। पिछले साल जो हुआ वो जनरल साउथ कश्मीर में एक पथराव की गई। इस बार टारगेटेड पथराव हो रहा है, जहां जहां एनकाउंटर हो रहे हैं वहीं पे पथराव होता है। और अब आप देखिए कि क्या किया जा रहा है कि पथराव का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग कि आतंकवाद जहां पे है और आतंकवादी जहां एनकाउंटर में गिर गया है उससे ये कवर दे रहे हैं पथराव से। दरअसल सोमवार सुबह चदूरा इलाके के एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की थी। आतंकियों की तरफ से गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। आखिर में सुरक्षा बलों ने उस घर के एक हिस्से को उड़ा दिया जहां आतंकी छिपे थे। मुठभेड़ के दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कल गेहूं और अरहर दाल पर 10% का आयात शुल्क लगा दिया। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। 8 दिसंबर को सरकार ने गेहूं से आयात शुल्क घटाकर 0 कर दिया था। विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान आयात शुल्क खत्म करने का विरोध किया था। विपक्ष का आरोप था कि इससे गेहूं के दाम तेजी से गिरे हैं और बम्पर फसल के बावजूद किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद सरकार ने कहा था कि वो आयात शुल्क फिर लगाने पर विचार कर रही है। इस बार देश में 96 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। सूखे और कर्ज को लेकर जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। तमिलनाडु के सांसद और राज्य सरकार के मंत्री कल किसानों से मिलने पहुंचे। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दुराईकन्नू ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र के सामने कर्ज माफी और कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है। वहीं लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बीदुरई ने कहा कि जल्दी मामले को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। 14 मार्च से प्रदर्शन कर रहे किसान कर्ज माफी के अलावा केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए की सूखा राहत राशि की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 30 मार्च को होगा। इसके लिए आज नामांकन भरा जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार हैं। उन्हें संसदीय कार्यों का गहरा अनुभव है। दीक्षित विधान परिषद में बीजेपी दल के नेता थे और हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्नाव जिले की भगवंत नगर सीट से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले कल राज्य के नवनिर्वाचित 403 में से 319 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष फतेह बहादुर ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी मौजूद थे। शपथ लेने वालों में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, रीता बहुगुणा जोशी, राजेश अग्रवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह, सतीश महाना, दारा सिंह चौहान, सत्यदेव पचौरी, सत्यपाल सिंह बघेल, नंदगोपाल नंदी, रमापति शास्त्री, जयप्रताप सिंह और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से पार्टी विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। पार्टी विधानमंडल दल की राज्य मुख्यालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि इस बैठक में आजम खान और शिवपाल यादव मौजूद नहीं थे। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन होंगे। उनके नाम पर अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक राम गोविंद चौधरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। उन्हें सोमवार को आजम खान और शिवपाल यादव जैसे नेताओं पर वरीयता देते हुए सपा विधायक दल का नेता चुना गया। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद।
उत्तर प्रदेश में मीट व्यापारियों की हड़ताल जारी है। स्लॉटर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से कल मुलाकात करके अपनी समस्याएं रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राज्य सरकार से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद करने के विरोध में मीट व्यापारियों की हड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश स्लॉटर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरकार की तरफ से हमने भी स्पष्ट किया है कि हम लोगों का जो आदेश है वो अवैध बुचड़खाने जो चल रहे हैं उसके ऊपर है। जो पिछले 3 साल से कहीं लाइसेंस नहीं दिया पिछली सरकार ने, उस संबंध में उन लोगों ने बोला तो हमने कहा है कि सरकार जैसे कल बोला था वो आज भी फिर दोहराया कि खुले मन से खुले दिमाग से हर चीज का विचार करना चाहती है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक दुकानें बंद होने से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। व्यापारियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले। अभी एकदम से उन्हें बंद कर दिया, मुर्गा बेचना बंद, बकरा बेचना बंद। अब जो बेचना बंद कर दिया, जो पीछे से प्रोडक्शन आ रहा है वो कहाँ जाएगा? अब इसमें एक नवैयत ये आ रही है कि किसान क्या भुखमरी हो रही है। कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं दिया कि मीट बंद हो रहा है कि आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लीजिए, कोई दूसरा कारोबार कर लीजिए। समस्या ऐसी है कि मीट बंद है, बूचड़खाने बंद है। हम लोग वहाँ से लाते थे, बेचते थे, वहाँ बूचड़खाने ही बंद है तो हम लोग क्या बेचे हैं। हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से मीट कारोबारियों के लाइसेंस रिन्यू करने पर भी जवाब मांगा है और इस मामले में 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राज्य सरकार के अवैध बूचड़खाने बंद करने के फैसले के बाद रविवार से मीट व्यापारी हड़ताल पर हैं। व्यापारी प्रशासन पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंटरपोल ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इंटरपोल के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अपील खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को ललित मोदी की तलाश है। भारत की ओर से पहली बार 2015 में ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था। ललित मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत सरकार की अपील इंटरपोल ने खारिज कर दी है। आईपीएल में आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में फंसने के बाद ललित मोदी 2010 में ब्रिटेन भाग गए थे। उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया अभी तक लंबित है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत मंगलवार से नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान जनरल रावत नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान जनरल रावत नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री प्रचंड कमल दहल, रक्षा मंत्री बालकृष्ण खंड और अपने नेपाली समकक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें नेपाली सेना प्रमुख की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। वो पोखरा और मुक्तिनाथ क्षेत्रों में भारतीय पेंशन भुगतान शिविरों का भी दौरा करेंगे, जहां नेपाली सेना ने अपना ऊंचाई वाला सैन्य युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। परमाणु हथियारों पर रोक लगाने से जुड़ी चर्चा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भारत हिस्सा नहीं ले रहा है। यह सम्मेलन 27 मार्च से यूएन में शुरू हुआ है, जो 31 मार्च तक चलेगा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि यह सम्मेलन परमाणु निरस्त्रीकरण के उपाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों का हल निकाल सकता है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 40 देशों ने भी सम्मेलन से दूरी बना ली है। प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देश इस सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगाने संबंधी कानून संधि पर चर्चा के लिए पिछले साल अक्टूबर में 120 से ज्यादा देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर वोट किया था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, रूस और अमेरिका ने वोट नहीं दिया था। वहीं चीन, भारत और पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग ही नहीं लिया था। परमाणु हथियार प्रतिबंध करार में न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है। You are going to see almost 40 countries that are not in the General Assembly today. And that's 40 countries that are saying, in this day and time, we would love to have a ban on nuclear weapons. But in this day and time, we can't honestly say that we can protect our people by allowing the bad actors to have them, and those of us that are good trying to keep peace and safety not to have them. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा की जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीति को रद्द कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को इससे जुड़े कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश को अमेरिकी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों, सरकारी रोक टोक और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा कि इससे नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत होगी। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और पर्यावरण समूहों ने ट्रंप के इस कदम की निंदा की है। हालांकि उद्योग जगत आदेश की सराहना कर रहा है। आदेश के तहत पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान लागू की गई करीब आधा दर्जन नीतियां रद्द कर दी गई हैं। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका को अलग करने का वादा किया था। My administration is putting an end to the war on coal. Going to have clean coal, really clean coal. With today's executive action, I am taking historic steps to lift the restrictions on American energy, to reverse government intrusion, and to cancel job-killing regulations. व्हाइट हाउस के नजदीक एक व्यक्ति को संदिग्ध सामान के साथ हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद मंगलवार सुबह व्हाइट हाउस को बंद रखा गया। घटना के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस व्हाइट हाउस में मौजूद थे। अधिकारियों के मुताबिक 15th और पेंसिल्वेनिया इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति ने अमेरिका सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों से संपर्क किया। व्यक्ति के पास एक पैकेट भी था। साथ ही उसने कुछ संदेहास्पद टिप्पणियां की, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। घटना के बाद विस्फोटक निरोधक टीम मौके पर पहुंची। व्हाइट हाउस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल व्हाइट हाउस में गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। स्कॉटलैंड की संसद में ब्रिटेन से अलग होने के लिए फिर जनमत संग्रह कराने के लिए वोटिंग हुई। ज्यादातर सांसदों ने जनमत संग्रह के पक्ष में वोट किया। 69 सांसदों ने पक्ष में, जबकि 59 ने खिलाफ में वोट किया है। अब फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जीन जनमत संग्रह का मामला ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उठाएंगी। खबर के बाद संसद के बाहर मौजूद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टर्जीन ने कहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने से पहले स्कॉटलैंड को जनमत संग्रह का मौका मिलना चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज से यूरोपीय संघ छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। ये प्रक्रिया 2 साल तक चलेगी। दरअसल पिछले साल ब्रिटेन ने जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन स्कॉटलैंड ने संघ में बने रहने के पक्ष में वोट किया था। नामीबिया से आए 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कल मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नामीबिया के नेशनल असेंबली के स्पीकर पीटर एच कजावी कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान नामीबिया से बेहतर रिश्तों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच पर्यटन और शैक्षिक संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा की कार्यवाही भी देखी। अध्यक्षीय शोध कदम ने कल संसदीय ज्ञानपीठ में स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य के बारे में संसद सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव के सुजाता राव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर ए.के. पांडा कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला का मकसद सांसदों को जानकारियां मुहैया कराना था। और अब बात मौसम की करते हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे। शिमला में 6 साल और ऊना में 5 साल बाद मार्च में सबसे ज्यादा पारा रिकॉर्ड किया है। शिमला में अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और ऊना में 37.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में पारा और ज्यादा चढ़ने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दिन का तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बात क्रिकेट की। टीम इंडिया ने धर्मशाला टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 8 विकेट से दी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम की। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया की यह लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीत है। भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत को जीत के लिए 106 रन का लक्ष्य मिला था। केएल राहुल के नाबाद 51 और अजिंक्य रहाणे के 38 रन की बदौलत भारत ने 2 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल कर ली। बहुत प्राउड मोमेंट है। ऑब्वियसली पूरा सीजन अच्छी क्रिकेट खेलना, स्पेशली होम सीजन को ऐसे डोमिनेट करना फ्यूचर की टीम बनाने के लिए कि ऐसी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली हम करें, और वो हमने अचीव किया पूरे सीजन में। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 300 जबकि दूसरी पारी में 137 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। उन्होंने 2 अर्धशतक और सबसे ज्यादा 25 विकेट लिए।
रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं आर अश्विन 21 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर रहे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा 499 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 405 रन बनाए। थोड़ा टफ था क्योंकि विकेट भी सीमिंग था, बाउंस था और उनके फास्ट बॉलर 140 प्लस डालने वाले, तो चैलेंजिंग था। शुरुआत में नई बॉल थी तो खेल के भी ऐसे अच्छा लग रहा था कि भाई टेस्ट क्रिकेट का जो चैलेंज होता है, जो लोग बोलते हैं कि ये टफ होता है, तो वो आज रियलाइज हो रहा था। इसके साथ ही भारत लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहा। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज हराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 मार्च 1504 को हुआ था। अंगद देव जी का वास्तविक नाम भाई लहना था। गुरु नानक जी ने इनकी भक्ति और आध्यात्मिक योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें अपना अंग माना और अंगद नाम दिया। अंगद देव जी को पंजाबी भाषा गुरुमुखी का जनक माना जाता है। गुरु बनने के लिए नानक जी ने अंगद जी की 7 परीक्षाएं ली थी। गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद गुरु अंगद जी ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया। अंगद साहिब ने गुरु नानक के लेखन को संग्रहित करने के साथ साथ उनका प्रचार किया। साथ ही उन्होंने अपने अनुभव से कई गीतों का लेखन किया और लोगों तक उन्हें पहुंचाने के लिए गुरुमुखी लिपि की रचना भी की। गुरु अंगद साहिब के नेतृत्व में ही लंगर की व्यवस्था का व्यापक प्रचार हुआ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आयकर विभाग ने की 1000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की पहचान। 3 साल में 13,300 करोड़ रुपए किए सफेद। वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा। आज बहस के लिए 8 घंटे का समय तय। सरकार का आम सहमति से विधेयक पारित कराने पर जोर। हाईवे पर शराबबंदी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकारों ने की फैसले में संशोधन की मांग। 1 अप्रैल तक बंद होनी है सभी शराब की दुकानें। कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर के दौरान झड़प में सुरक्षा बलों के 63 जवान घायल। इलाके में सुरक्षा कड़ी। घाटी में आज बंद रहेंगी रेल सेवाएं। परमाणु हथियारों की रोक पर चर्चा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ भारत। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 40 देशों ने भी बनाई दूरी। 31 मार्च तक चलना है सम्मेलन। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।